देन आगे देखते हैं 2.1 में फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब भाई फ्रांस के राजा ने इसको दे तो दी ना रिकॉग्नाइजेशन। तो अब कहते हैं नेशनल असेंबली कम्प्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो काम कर रही थी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, वो कंप्लीट कर दिया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। तो वो उनका मेन फोकस था कि जो मोनार्क की पावर को अब लिमिट किया जाएगा। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कॉन्सेंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड असाइन्ड टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं होगा जो पावर है वो सिर्फ एक पर्सन को दी जाएगी या एक ग्रुप को दी जाएगी, इसके लिए ना जो पावर है उसको बांट दिया जाएगा। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, जिसका नेम एमएस से था, है ना। दिस मेड अ फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो इससे क्या हुआ, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया, यानी कि मोनार्की का जो पावर है जिसमें लिमिट कर दी गई और 3 पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर दिया गया। फिगर 7 देख सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में। तो यहाँ पे देखो, ये देखो जुडिशरी में होगा एक जज, ये है एग्जीक्यूटिव में होगा किंग, और ये है नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर। तो अब देखो बहुत ध्यान से क्या होगा, सिस्टम कैसे चलेगा। ये थर्ड स्टेट देखिए, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, हम समझेंगे, है ना। ये पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये देखो, एक तो पहले तो एक्टिव और पैसिव सिटीजन के बारे में समझो। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले हैं हम। एक तो एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको वोट देने का अधिकार था, वो थे एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन वो थे जिनको वोट का अधिकार नहीं था। ओके, पैसिव सिटीजन में कौन कौन आते हैं थे, ये इसमें 3 मिलियन मैन थे, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ भी थी जिनकी एज 20 से कम है। ओके, 20 से कम है, वो उनको वोट का अधिकार नहीं है। और एक्टिव सिटीजन कौन थे, एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियंस इन अ पॉपुलेशन ऑफ द 20, यानी कि 28 मिलियन की आबादी थी, उसमें से सिर्फ 4 मिलियंस को क्या थी, वोट देने का राइट दिया गया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो एक्टिव सिटीज़न है ना, एक्टिव सिटीजन ये क्या करेंगे, ये जज की भी नियुक्ति यही करेंगे, और ये वोट देंगे किसको, और ये वोट देंगे, और ये फिर इलेक्टर्स होंगे। और इलेक्टर्स कितने होंगे, ये होंगे 50,000 मैन होंगे। ओके, ठीक है। ये देखो, ये इधर जज का तो काम इधर ही ख़त्म हो गया, इन्होंने बना दिया जज, तो भाई बस वो जज बन गया। तो ठीक है, फिर ये वाला इधर समझना पड़ेगा। तो इलेक्टोरल ये वोट करेंगे, और इलेक्टर्स होंगे 50,000 मैन होंगे। फिर ये जो 50,000 मैन है ना, अब ये वोट करेंगे, ये वाले वोट नहीं करेंगे, ठीक है। इनको ये रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है, ये वोट करेंगे जो नेशनल असेंबली बनाएंगे। नेशनल असेंबली के मेंबरों की नियुक्ति की जाएंगी, जिसमें सिर्फ कितने मेंबर होंगे, 745 मेंबर्स होंगे। और फिर क्या होगा, ये जो नेशनल असेंबली है ना, और ये 2 काम करेगी, कंट्रोल करेगी किसको, राजा को कंट्रोल करेगी, और क्या करेगी, मिनिस्टर को भी कंट्रोल करेगी। और ये ना बस किंग के पास एक पावर होगी जिसको वीटो पावर बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, एक्टिव और पैसिव का समझ में आ गया होगा। एक्टिव जिसको वोट देने का अधिकार है, पैसिव जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये देखो, जो एक्टिव सिटीजन है वो क्या करेंगे, वो इलेक्टर चुनेंगे, कितने, 50,000। और वो जो इलेक्टर्स हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर चुनेंगे, वो कितने होंगे, 745। जो ये फिर नेशनल असेंबली के मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, वो जो किंग है और मिनिस्टर है उनको वोट देकर चुनेंगे और इनके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। ओके, तो इन जो किंग है, बस किंग के पास वीटो पावर होगी एक, बस। ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो नेशनल असेंबली को डायरेक्ट जो एक्टिव सिटीजन है ना, उन्होंने नहीं ना वो किया, उनको इलेक्ट किया, तो इसीलिए उनको ये वो बोला जाता है इनडायरेक्ट, उनकी वो हैं इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
of 1790 इनके 91 के अकॉर्डिंग, which was indirectly elected. This is a citizen voted for the group of electors which in turn choose the assembly. Not all citizen however had the right to vote. सभी सिटीजन को राइट टू वोट नहीं था. ओनली मैन, जो मैन थे सिर्फ जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और वो टैक्स पे करते हैं. कितना टैक्स पे करते हैं? एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबरर्स वेज. जो एक ना मज़दूर है उसकी 3 दिन की जो तनख्वाह है उतना वो अगर ना टैक्स पे करता है, ठीक है, और उसकी उम्र क्या है 25 साल से ज़्यादा है, उनको क्या है वोट का अधिकार है. ओके, वो थे जिनको वोट का अधिकार है उनको है, वो एक्टिव सिटीजन है. दैट इज़ दे आर एंटाइटल्ड टू द वोट. द रिमेनिंग मैन ऑल वुमेन आर क्लास्ड एज अ पैसिव. बाकी जितने भी मैन रह गए हैं और जो पैसिव में हो गया जो वुमेन्स है वो आ जाती हैं. To qualify the electors and then a member of the assembly, a man had to belong to the highest branch of the taxpayers. अगर कोई से ने नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो वो पर्सन हाई टैक्स पेयर होना चाहिए, यानी कि वो सबसे टैक्स ज़्यादा पे करने वाला होना चाहिए. तो ओके, तो ये फिगर 8 देखो आप ध्यान से, ये क्या है फिगर 8 क्या डिनोट करती है ना. ये देखो, ये द डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ले बार्बियर इन 1790. द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंटेटिव फ्रांस. तो ये जो राइट में है ये वाला ना, राइट में ये फ्रांस को रिप्रेजेंटेटिव करती है. एंड द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बोलाइज द लॉ. तो ये है ना, ये लॉ को सिम्बोलाइज करती है. ठीक है, ये जो फिगर है. तो ये सोर्स भी पढ़ेंगे, पहले ये बी आएगा ना, पहले ये देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना नेशनल असेंबली ने, वो बिगिन होता है, शुरू होता है किसके साथ? डेक्लरेशन के साथ. किसके डेक्लरेशन? जो राइट्स हैं मैन के और जो सिटीजन के. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ. कैसे कैसे राइट्स दिए गए? जीने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच का अधिकार, फ्रीडम टू ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब कुछ दिए गए नेचुरल एंड inalienable rights. That is, they belonged to each human being by the birth and could not be taken away. It was the duty to state to protect each citizen natural law. तो क्या ये बोला गया कि ये जो सारे लॉ है ना, ये प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी, इन सभी लॉ को प्रोटेक्ट करना सिटीज़न के. ओके, तो सोर्स बी देखते हैं. सोर्स बी में क्या है? द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल. ये जीन पॉल हैं जो कि एक रेवोल्यूशनरी जर्नल थे. जीन पॉल अमरच कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर का नेम था ला अमी डू पीपल, द फ्रेंड ऑफ द पीपल, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बाय द नेशनल असेंबली. द टास्क ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द पीपल हैज़ बिन गिवन टू द रिच. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव आपने बनाए हैं वो आपने रिच को ही बनाया है. द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्पोज्ड बाय अ पीसफुल मीन्स अलोन. हियर वी आर एब्सोल्युटली प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस्ड द लॉ. तो हमें प्रूफ है ही कि जो वेल्थ है, पैसा, वो कैसे लॉ को इन्फ्लुएंस करता है. येट लॉ विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द श्योर पीपल्स एग्री टू ओबे देम एंड व्हेन दे आर मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम द अदर ऑनर्स ऑफ द वेल्थ. सो ये देखो, इसके कहने का मतलब क्या है? तो आपने इन्होंने कैसे दिया था ना, वो जो राइट टू वोट का अधिकार है, राइट टू वोट है, उसमें जो जिनके पास पैसा है उन्हीं को वोट का अधिकार दिया गया है ना, यानी कि उन्हीं वही वोट डाल सकते हैं. मगर इनके अकॉर्डिंग जो गरीब है उनका क्या बनेगा भाई साहब? ठीक है, ये उसके बारे में बोल रहे हैं. तो ये सोर्स सी देखते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. तो इसमें किस किस तरह के ये राइट्स दिए गए? तो फर्स्ट था मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट. जो मैन हैं वो क्या जी, वो फ्री हैं और उनको इक्वल राइट है. द एम ऑफ द एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ द मैन. देयर आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिडेंस ऑफ द ऑपरेशन. तो जो मेन एम है किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन का वो है जो सभी मैन हैं उनको लिबर्टी मिले, उनको प्रॉपर्टी मिले, उनको सिक्योरिटी मिले. ठीक है, और द थर्ड है द सोर्स ऑफ ऑल द सोवर्जिनिटी resides in the nation.
constitution, no group or individual may exercise authority that does not come from the people. ओके, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट इट इज़ नॉट इंजरियस टू अदर। तो इसका अगर हमने वो दे दिया कि सभी को लिबर्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट इंजूरियस टू सोसाइटी। वो लॉ को फॉरबिड किया जाएगा, उसके लिए राइट को फॉरबिड किया जाएगा, मनाही होगी जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जर्नल विल। तो जो लॉज हैं उससे आप वो जर्नल विल को एक्सप्रेस कर सकते हो। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। जो जितने भी सिटीजन हैं उनको फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त है, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो पर्सनली भी और अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट। तो सभी इक्वल हैं इसके आगे, लॉ के आगे, ठीक है। सेवन्थ इज नो मैन मे बी एक्सक्यूटेड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन अ केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। तो किसी भी बिना शक के आधार पे या किसी को भी ऐसे ही जो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी को एक्यूज़ नहीं किया जा सकता, और ये उसी को सज़ा होगी जो लॉ में लिखित रूप में है। एवरी सिटीजन में स्पीक। हर एक सिटीजन बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट कर सकता है फ्रीली, एंड इट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ द सच लिबर्टी इन केस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ। मगर फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का। एवरी सिटीजन में स्पीक एंड राइट, सॉरी हो गया, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्सेज एंड फॉर द assessing equality on its citizen in proportion to the masses. Since the property is a scared and inviolable right, जो सोसाइटी ये जो प्रॉपर्टी है ये एक स्केर्ड एंड इनवायलेबल राइट है। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टेब्लिश्ड public necessity required it in the case is a just compensation must be given in advance। तो अगर मतलब जो भी उनका कोई भी उनकी प्रॉपर्टी है तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखेंगे बॉक्सेस में भी। ये रीडिंग द पॉलिटिकल सिंबल थे, तो ये देखो पहले तो ये है द मेजॉरिटी ऑफ द मेन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। तो बहुत से जो मेन एंड वुमेन थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे 18th सेंचुरी में। सो इमेजेस एंड द सिम्बल्स वर frequently used instead of printing words to communicate important ideas। important ideas के लिए symbols यूज़ किए जाते थे लिखने की बजाय। the printing by the ली बारबेर फिगर 8 में देख सकते हो। वेयर इज फिगर 8, ये दिखा था ना हमने, देख रहे हो ना आप। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यूजेज मैनी सच सिम्बल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। लेट्स ट्राई टू रीड दी सिम्बल। तो ट्राई करते हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये हथकड़ी सी है ना। द ब्रोकन चेन, ये चेन टूट गई है, टूटी हुई चेन है, ये देखो टूट गई है ना यहाँ से, है ना। चेन्स वर यूज्ड टू अफेक्ट स्लेव यानी कि स्लेवरी टूट गई है। द ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो ये ब्रोकन चेन ये एक्सप्रेस कर दी है कि अब हम फ्री हो गए हैं। तो सेकंड है व्हाट इज दिस, द बंडल ऑफ द रोड और द फैसेस। रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, तो इसको भी इजीली ब्रोक किया जा सकता है, बट नॉट एन एंटायर, मगर फिर भी सारी को नहीं। बंडल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। ये देख सकते हो ये ट्राइंगल में आँख है, आई है। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडियंट्स लाइट। तो ये देखो ये फिर भी इसमें लाइट है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ये यानी कि नॉलेज के लिए ये सिंबल यूज़ किया गया है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ द इग्नोरेंस। जो सन है ना, सन की जो रेज हैं वो क्लाउड्स में भी मतलब क्लाउड्स को भी इग्नोरेंट कर देती हैं, ठीक है। ऐसे ये है स्केप्ट, ये सिंबल ऑफ द रॉयल पावर है। देन ये देख सकते हो ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। तो ये देखो ये एक रिंग बना रहा है, ये अपनी ही टेल को खा रहा है स्नेक, है ना। सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ अ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। तो यानी कि ये जो रिंग है ना तो इसका कोई वो है बिगिनिंग है ना तो कोई एंड है, ठीक है। आगे है रेड फेरगियन कैप वोर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ये कैप वो पहनते थे जब जो स्लेव्स हैं वो फ्री हो गए थे, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ये ब्लू वाइट रेड
ब्लू वाइट एंड रेड ये क्या है, द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस, ये फ्रांस के नेशनल कलर बन गए थे। ये विंग्ड वुमन देख सकते हो, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये लॉ के साथ लॉ को पर्सोनिफाई करती है। द लॉ टैबलेट, ये लॉ टैबलेट है। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, ये लॉ सबके लिए सेम है। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, तो ये सभी इसके सामने इक्वल हैं। तो ये भाई सेकंड पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्क एंड बिकम अ रिपब्लिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छे से डिस्कस किया है, फिर भी अगर कमी है तो बताइएगा, ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।